प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपने पिछले पाठ में पौधों में पोषण के बारे में पढ़ा है। क्या पौधों की तरह जंतु भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? जंतु अपना पोषण किस प्रकार करते हैं? हरी पत्तियों के अलावा अन्य किसी भी जंतुओं में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता, अतः अन्य जंतुओं में सबसे विकसित मनुष्य भी भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते। सभी प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। सभी जंतु मानव सहित परपोषी होते हैं और उनके पोषण की विधि का परपोषण विधि कहते हैं। पूर्व की कक्षा में हम परपोषियों की शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी में वर्गीकरण को समझ चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि विभिन्न जीवनों में भोजन प्राप्त करने की विधियाँ अलग अलग होती हैं, परंतु ये विधियाँ अलग अलग क्यों होती हैं? आइए इसके द्वारा समझते हैं। भोजन अंतग्रहण के अंतर्गत छिलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साफणी, स्पंजी, चूसना आदि शब्दों का उपयोग कीजिए। इस सारणी में अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न जीवों की शारीरिक रचना में भिन्नता के कारण ही इनमें भोजन प्राप्त करने की विधियाँ अलग अलग होती हैं। आइए जानिए, भोजन अंतग्रहण की कुछ अन्य विधियां भी होती हैं जो विभिन्न जीवों के शरीर की रचना के अनुरूप अलग होती है। एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ जैसे अमीबा में यह कुटपात प्रेसिडियो के द्वारा होता है। मधुमक्खी फूलों के मकरंद रस चूसती है। सर्प जैसे अजगर अपने मुख से अपने आहार को पूरा निगल जाते हैं। पंछी जैसे गुराया अपनी चोंच से अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़े पकड़कर खाते हैं। गिरगिट टटोंगा जीवित कीड़ों को एक झटके से जीव द्वारा लपेटकर मुख के भीतर खींच लेता है। चूहा अपने भोज्य पदार्थों को कूद कूद कर खाता है। मरमर पक्षी हमिंगबर्ड यह एक छोटा रंग बिरंगे पंखों वाला पक्षी है। यह अपने पंखों को बहुत तेजी से फड़फड़ाता है, लेकिन लगभग 80 बार प्रति सेकंड, इसलिए इसे मरमर पंछी या हमिंगबर्ड कहते हैं। यह किसी भी दिशा में अपनी उड़ान भर सकता है। इसकी चोंच विशेष प्रकार की लंबी और आगे से पतली होती है, जो फूलों के रस मकरंद को निकालने में मदद करती है। यह चूषण विधि से अपना भोजन ग्रहण करता है। इसकी एक लंबी जीभ भी होती है जो फूल के रस को 13 बार प्रति सेकंड चाटती है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला प्राणी है। यह अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा के कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघनन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक ध्वनियाँ वैक्यूल्यस होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति कुटपातों अर्थात कृत्रिम पाव जिसे पदार्थ या प्रेसिडियो भी कहा जाता है के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। ये इसे गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। इन्हें भी जानिए। पाचन में कोशिका के भीतर होता है, अंतः कोशिका पाचन कहलाता है। पाचन जो कोशिकाओं के बाहर होता है, बाह्य कोशिका पाचन कहलाता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटोवंश, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे टुकड़े इत्यादि का आहार करता है। जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर कुटपात विकसित करता है और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है और अनंत निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसी खाद्यानि फूड वैक्यूल में फंस जाते हैं। खाद्यानि में ही पाचन रस साबित होता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा में अंतग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसी सारी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होती हैं। क्या बहुकोशिकी प्राणियों जैसे तिलचट्टा, मछली, मेंढक एवं मनुष्यों में पोषण की सभी विधियों विशिष्ट अंगों तथा अंग तंत्रों द्वारा संपन्न होती है? क्या आप जानते हैं हाइड्रा एक बहुकोशिक
जंतु है जिसकी मुख गुहा का छिद्र अंतग्रहण और उत्सर्जन के लिए एक ही होता है। मनुष्य में पाचन कैसे होता है? मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए कौन सा अंग है? मनुष्य भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रम को अंतग्रहण कहते हैं। भोजन मुंह से पेट में जाता है। भोजन मुंह से पेट में जाता है। आइए अब हम मानव में पाचन तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जीव जंतुओं में मानव का पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा सुविकसित होता है। यह मुख्य ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, क्षुधांत्र, बड़ी आंत, बृहदांत्र, मूलाशय एवं गुदा से बना होता है। आहार नल, पाचक ग्रंथियों तथा पाचन क्रिया मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। अंतग्रहण भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख्य द्वारा होती है अंतग्रहण कहलाती है। पाचन शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलय अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। पाचन मुख्य से आरंभ होकर आमाशय में समाप्त होता है। अवशोषण पचे हुए भोजन में उपस्थित विलय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों जैसे रक्त में चला जाना अवशोषण कहलाता है। मनुष्य में अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। परिपाचन वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है, परिपाचन कहलाता है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। पाचन तंत्र के ये भाग क्या काम करते हैं? मुख और मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। भोजन को मुख में उपस्थित दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काट तथा चबा दिया जाता है। मुंह में लार ग्रंथियों 3 जोड़ी में रहती है जो भोजन चबाते समय लार निकलती है। लार में एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है जो जटिल भोजन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में को साधारण भोजन माल्टोज जो कार्बोहाइड्रेट का साधारण प्रकार है में परिवर्तित कर देते हैं। भोजन चबाते समय जो लार निकलता है वह भोजन को मुलायम एवं गीला करता है। यह चबाया हुआ भोजन सहज ही गले से नीचे जीभ द्वारा ग्रास नली में ढकेल दिया जाता है। क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट 1। आप दर्पण में देखकर अपने दांतों को गिनिए। यह भी जानने का प्रयास कीजिए कि यह सभी दांत एक ही प्रकार के हैं। दांतों को गिनने से पहले हाथ को अच्छी तरह धोना ना भूलिए। एक्सपेरिमेंट 2। शिक्षक कक्षा में अमरूद, गन्ना, चना, टॉफी आदि उपलब्ध करवाएंगे। कक्षा में अमरूद, गन्ना, चना आदि उपलब्ध कराइए। बच्चों को उन्हें देते हुए निर्देश दीजिए कि वे इन्हें खाते समय उपयोग हो रहे दांतों पर ध्यान दें। इस पर चर्चा कीजिए। ऐसे अलग अलग प्रकार के दांत वाले प्राणी विषमदंती हेटेरोडोंट कहलाते हैं। दूध के दांत एवं स्थायी दांत। बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत मिल्क टीथ कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। 8 वर्ष की आयु तक ये दांत गिर जाते हैं और इसकी जगह अस्थायी दांत परमानेंट टीथ निकलते हैं। इनकी संख्या 32 होती है जो ऊपरी जबड़े में 16 और नीचे जबड़े में 16 होती है। सामान्यतः स्थायी दांत स्वस्थ व्यक्ति में जीवन भर रहते हैं तथा वृद्धावस्था में यह प्राय गिरने लगते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विदंती डायफोडोंट कहते हैं। दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब इस भोजन को क्या होता है? क्या हमारे मुंह में उत्पन्न लार की इसमें विशेष भूमिका है? एक्सपेरिमेंट 3। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा जानें कि लार एवं उसमें उपस्थित एंजाइम जटिल भोजन को साधारण भोजन में कैसे परिवर्तित कर देता है। 2 प्रकनलियाँ लीजिए तथा उन्हें ए एवं बी चिह्नित कीजिए। प्रकनली ए में 1 चम्मच उबला हुआ चावल लीजिए। अब 1 चम्मच उबले हुए चावल को मुख में डालकर 3-5 मिनट तक चबाइए तथा उसे प्रकनली बी में लीजिए। दोनों प्रकनलियों में 4 से 5 मिलीलीटर जल डालिए। अब दोनों प्रकनलियों में 3 से 4 बूंद आयोडीन विलयन डालिए तथा उनका अवलोकन कीजिए। आप प्रकनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? प्रकनली ए का रंग नीला क्यों हो जाता है? प्रकनली ए में स्थित स्टार्च से आयोडीन प्रतिक्रिया कर उसे नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। उबले चावल को चबाने पर मुख में स्थित लार स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। शर्करा आयोडीन से प्रतिक्रिया नहीं करती जिस कारण प्रकनली बी का रंग परिवर्तित नहीं होता। दंतच्छा टूथ डीके से सावधान।
आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो अधिक टॉफियाँ खाते हैं उनके दांत सड़ जाते हैं। बड़े भी अगर अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो उनके स्थायी दांत हमेशा लिए सड़ जाएंगे, ये कीड़े लगकर टूट जाएंगे। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं जिससे हमें कोई हानि नहीं होती। खाना खाने के बाद अगर मुख ठीक से साफ नहीं करते तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंस जाते हैं, भोजन के शर्करा का विघटन कर अम्ल क्षारित करते हैं तथा दांत को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। आप अपना मुख कैसे साफ करते हैं? चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। समय रहते इसका उपचार करवाना चाहिए, अन्यथा दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चर्म अवस्था में ये टूटकर गिर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह उठकर एवं रात्रि में सोने से पूर्व कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करना चाहिए तथा कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। जीव टोनग्यू, जीव से भी आप खूब परिचित हैं। तरह तरह के स्वाद का मजा भी जीव के कारण ही संभव है। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसके बारे में जानेंगे। क्रियाकलाप 4, एक्सपेरिमेंट 4। अपने सहपाठी की आंखों पर कपड़े की मदद से पट्टी बांध दीजिए। अब विभिन्न स्वाद वाले खाद्य पदार्थों जैसे मिठाई, नमकीन, नींबू का रस, नीम की पत्ती का रस, इमली आदि जैसी वस्तुओं को एकत्र कर मेज पर रखिए। अब एक एक करके आप आंखों पर पट्टी बांधे हुए सहपाठी का जीभ पर अलग अलग खाद्य पदार्थों को रखें। उससे इन खाद्य पदार्थों के नाम पूछिए। क्या वे नाम बता पाते हैं? ये नाम वे किस आधार पर बता सकते हैं? जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहा के अंतरतल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना एवं उसे निगलने में सहायता करना है। साथ ही जीभ हमें बोलने में भी मदद करते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स होती हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। आइए अब मुख एवं मुख गुहा के अगले भाग के बारे में जानते हैं। भोजन नली, घ्रास नली, ओएसोफेगस। मुख गुहा से निकला हुआ भोजन घ्रास नली में जाता है। घ्रास नली गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। घ्रास नली की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। आपको कभी उल्टी वॉमिटिंग हुई है? ये क्यों होता है? कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उल्टी वमन लगने के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है, चर्चा कीजिए। एक्सपेरिमेंट 5। आहार नाल में संकुचन को एक मुलायम प्लास्टिक या रबड़ की एक नली में एक छोर से शीशे या धातु की एक गोली अंदर डालकर देख सकते हैं। अपनी अंगुलियों की मदद से गोली पर इस प्रकार दबाव डालिए कि गोली नीचे की ओर सरकने लगे। एक छोर से दूसरे छोर तक गोली को ले जाने के लिए अंगुलियों से दबाव बनाने के लिए जिस प्रकार क्रिया करते हैं वैसी ही क्रिया संकुचन में होती है, जो भोजन को ग्रास नली से आमाशय तक पहुंचाने में सहायता करती है। आमाशय स्टोमच आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रास नली से खाद्य पदार्थ भोजन प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुधांत्र में खुलता है। आमाशय की आंतरिक सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस क्षारित करती है। इसे जठररस भी कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा भी प्रदान करता है। क्षारित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अम्लीय माध्यम पाचक रसों को क्रियान्वित करता है। यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुधांत्र, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन
यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों ही होता है। आइए अब यह जानें कि छोटे आंत में क्या होता है। छोटे आंत की ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत्र रस कहते हैं। इसके साथ ही यह यकृत, लीवर एवं आग्नाशय पानक्रेस से भी शावर प्राप्त करती है। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रंध्रांकुर कहते हैं। रंध्रांकुर छोटी आंत की अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी और अवशिष्ट होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित होने वाला अग्नाशय रस भोजन में व्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको इनके सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुधांत्र छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा, ग्लूकोज में वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमोनिया अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। यहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण एसिमिलेशन कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में अवशोषित भोजन का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल होता है। जैसे अमीनो अम्ल से आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बनता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है एवं ऊर्जा मुक्त करता है। इसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों में होता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता है बड़ी आंत बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर है। वह क्षुधांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। इसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना एवं अपशिष्ट पदार्थों को मूलाशय में भोजन है। यहाँ यह अर्ध ठोस मल के रूप में संग्रहित रहता है। समय समय पर यह मल गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य अधिकांश खाद्य पदार्थ के पाचन एवं भोजन के पोषक तत्व एवं खनिजों का अवशोषण करना है। अब बताइए, क्या गाय, भैंस, बकरी में भी भोजन का पाचन मनुष्य जैसा होता है? घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने घास खाने वाले जानवरों को चरते हुए देखा है? आपने देखा होगा कि गाय घास खाने के बाद भी लगातार अपने जबड़ों को चलाती रहती है, मानो उसका मुख गुहा में भोजन चबाया जा रहा हो। गाय द्वारा लगातार भोजन के चबाए जाने की क्रिया को जुगाली कहते हैं। घास खाने वाले जीवों का आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 कक्षों में विभाजित होता है। वास्तव में गाय पहले घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है। आमाशय का वह